हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। राजनीति में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें आज हम आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। अगर आपने अभी तक आपके स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें। इससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। यह आपके स्कूल का आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो आप इस पर जो भी वीडियो देखते हैं उनको लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और वर्तमान राजनीति में अपराधीकरण। यहाँ से अपन को पढ़ना है राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ। राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अपराध पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। राजनीति में प्रवेश लेने, सत्ता को प्राप्त करने व सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर अपराध की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। येन केन प्रकारेण सत्ता के गलियारे तक पहुँचने की महत्वाकांक्षा ही नैतिक, अनैतिक, उचित और अपराध प्रदान करने के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति ही राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म देती है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और संभावना अधिक बनी रहती है, क्योंकि इसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से ही खुलता है। राजनीति में आप देखते हैं, भारतीय राजनीति जो है, भारतीय राजनीति में सत्ता में हमारे नेता सत्ता में बने रहने के लिए अपराध का सहारा लेते हैं, और येन केन सत्ता में बने रहने के लिए, ये सत्ता तक पहुंचने के लिए, सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वह अपराध का सहारा लेते हैं, और यही राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। भारत में राजनीति को फायदेमंद व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति राजनीतिक अपराधीकरण को जन्म लेती है। हमारे देश में राजनीति को एक व्यवसाय, एक बिजनेस के रूप में देखा जाता है, और इस वजह से क्या है, अपराधीकरण का जन्म होता है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक संभावना रहती है। जहाँ दलीय छोटी छोटी पार्टियाँ का अस्तित्व ज़्यादा है, तो वहाँ पर दलीय संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ पर अपराधीकरण की संभावना ज़्यादा रहती है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक संभावना रहती है, क्योंकि उसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से ही खुलता है। मत प्राप्त करने के लिए जब राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिक दल मतदाताओं की राजनीति और कार्यक्रमों से प्रभावित न करके धन, बल व भय व आतंक का सहारा लेते हैं, तब राजनीतिक अपराधीकरण हो जाता है। चुनावी राजनीति के कारण अपराधीकरण द्वारा ही राजनीतिक विशेषज्ञों में आपसी साँठगांठ होती है। यह दोनों विभिन्न अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर एक दूसरे के लाभ पहुंचाने के मंसूबे से काम करते हैं। जहां चुनाव में जीतने के लिए आपराधिक तत्व राजनीति की मदद लेते हैं, वही सत्ता में आने के बाद राजनेता अपराधियों को राजनीतिक शरण देकर उनकी मदद करते हैं। अपराधीकरण के कारण राजनीति में अपराधीकरण के क्या कारण हैं? इन केसेस ऑफ द क्राइमिनिज्म ऑफ पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति में अपराधीकरण के क्या कारण हैं? इसमें फर्स्ट आप देखते हैं जो है, इसमें फर्स्ट आप देखते हैं राष्ट्र चरित्र का पतन। राष्ट्र चरित्र का पतन गरीबी व अशिक्षा व बेरोजगारी। गरीबी के कारण भारतीय राजनीति में अपना दबदबा बनाने के लिए नए नए नेताओं का उद्भव होता है, और राजनेता और राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास न होना, ये सभी भी क्या है, दलीय राजनीति कारण माने जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय राजनीति का पतन, दूसरा है गरीबी और बेरोजगारी व शिक्षा, तीसरा है राजनेताओं और दलीय नेताओं के द्वारा पवित्रता की संभावना। इसी तरह ये सारी बातें हैं। चौथी जो बात है, पुलिस, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों व अपराधियों द्वारा परस्पर साँठगांठ। चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव, चुनावों को प्रभावी रूप से लागू न करने की व्यवस्था। न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां, दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्ति की अत्यधिक राजनीतिक लालसा। निर्वाचन प्रणाली की खामियां, शासन की क्षमता व गुणवत्ता में भारी गिरावट। आपराधिक तत्वों का समाज में दबदबा व जनता में स्वीकार्यता।
आपराधिक तत्व जो होते हैं, असामाजिक तत्व, उनका समाज में बोलबाला होता है। इस वजह से क्या है, जनता में भी उनका दबदबा होता है और जनता उनकी बात को मानती है। हमारी भारतीय जनता भी इस प्रकार के नेताओं को स्वीकार करती है। ये भी एक हमारी कमजोरी है। धन बल व राजनीति का मिश्रण संपन्न ये सारी बातें इसमें मानी जाती है। भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य क्या है? वर्तमान में हमारी क्या है? वर्तमान में आप देखते हैं 17वीं लोकसभा, ये आपकी बुक पुरानी है, अभी 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 16वीं लोकसभा की बात करते हैं इसमें। 16वीं लोकसभा में 34% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। वर्तमान में भी इतने ही होंगे लगभग। वर्तमान की जो 17वीं लोकसभा है उसमें भी इतने ही होंगे जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। हमारे जनप्रतिनिधि में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग निरंतर बढ़ती लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते हुए अपराध की संख्या इसके अपराधीकरण का स्तर प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन अलोकतांत्रिक व निरंकुश ढंग से किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा कारण है सभी राजनीतिक दल केवल इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो। सभी दल ईमानदार छवि वाले लोगों की तुलना में धनबल और बाहुबल वाले जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। आप जानते हैं कि जिनके पास धनबल है या बाहुबल है, यानी कि ताकत है, पैसा है, धन है, शक्ति है, और जो पार्टी को जिता सके, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। और ऐसे लोग आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण के दो भिन्न अर्थों में देखा जा सकता है। संकीर्ण अर्थ में अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष प्रवेश व हस्तक्षेप से, व्यापक अर्थ में अपराधियों पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति व अपराध को प्रभावित करने से संबंधित है। इसमें धन बाहुबल से किसी राजनीतिक दल की मदद करना, असामाजिक तत्वों के माध्यम से पोलिंग बूथ होते हैं उनको कैप्चर कर लेना, कैप्चरिंग व चुनावों में फर्जी मतदान करवाना, ये सभी भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। पिछले 2-3 चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का अधिकांश राजनीतिक दलों में भरपूर प्रयोग किया गया। पार्टी के लिए फंड जुटाने से लेकर बल व पैसे के जोर पर मतदाताओं के रुख बदलने में अपराधियों की भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चुनावों का प्रबंध, चुनावों में भीड़ जुटाना, बैठकों व सम्मेलनों में पैसे से या डरा कर भीड़ इकट्ठी करना, नियोजित ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की फौज बनाना वह सामान्य सी बात हो गई है। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक यही गणित काम करती है। पूर्व में अपराध सक्रिय राजनीति से बाहर रहकर अपने पसंदीदा दल तक की मदद करते हैं। अब इस व्यवहार में बदलाव आया है। अब वे न केवल उम्मीदवारी हासिल करने के लिए चुनाव जीत जाते हैं, बल्कि मंत्री बनकर इस देश के नीति निर्देशक बन गए हैं। वो केवल अब नेता ही नहीं बनते, बल्कि मंत्री भी बन जाते हैं और देश के नीति निर्माण करने वाले बन जाते हैं। भारतीय राजनीति में दागी मंत्री एक मशहूर संज्ञा दी गई है। दागी और बागी। हमारी भारतीय संसद ने अभी 2013 में एक बिल पास किया था संसद ने। उसमें जिस नेता को, किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल से अगर ज़्यादा सज़ा हो गई है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, इस प्रकार का बिल लाया गया था। लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं इस परिदृश्य ये बिल जो है ये पेंडिंग पड़ा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अगर ऐसे बिल को पास किया जाता है तो वर्तमान में हमारी जो संसद है, अधिकांश नेता आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, वो सारे ही क्या है, इस बिल के पास होते ही वो अयोग्य हो जाएंगे। देश के प्रत्येक कोने में चुनावों का आपराधिक गतिविधियों से सन्निकट संबंध रहा है। किसी विशेष उम्मीदवार को मत डलवाने से लेकर मतदाताओं को डराने धमकाने, उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकना, समाज के कमज़ोर वर्गीय तबके के दलित, महिलाओं और आदिवासी जातियों और पिछड़े वर्गों को विगत 20 सालों में एक भी चुनाव बिना हिंसक गतिविधियों व धनबल के प्रयोग के बिना संपन्न नहीं हुआ है। कई बार तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की हत्या तक कर देते हैं ताकि चुनाव रद्द किए जा सके। इन अराजकतापूर्ण स्थिति व हिंसक गतिविधियों का कारण ही राजनीतिक अपराधीकरण के मध्य स्थापित सांठगांठ है। कई कट्टरपंथी
अपराधी जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतकर संसद की गलियारे तक पहुंच जाते हैं। ऐसे पृष्ठभूमि वाले तत्वों के विरुद्ध सभी प्रकार के मामले विचाराधीन हैं, जैसे हत्या करना, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली से लेकर बलात्कार तक के जघन्य अपराध शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से राजनीतिक अपराधीकरण को रोका जा सकता है। इसमें फर्स्ट बात करते हैं राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास करना। राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास करके इसको रोका जा सकता है। संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की कार्यवाही व कार्य व्यवहार को नियंत्रण करने हेतु कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करना। जो अपराध राजनीतिक सक्रिय है उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों को शीघ्र निपटाने हेतु फास्ट ट्रैक अदालत की व्यवस्था करना। त्वरित न्यायिक निर्णय द्वारा अपराध तत्वों को लड़ने के लिए प्रतिबंध करना। चुनावों में वांछित संशोधन व परिवर्तन कर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना। चुनाव निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग का प्रत्यक्ष व पारदर्शिता से गठन करना। जिनके खिलाफ 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना, प्रतिबंध लगाना उन पर। अभी मैंने आपको बताया जिन राजनीतिक दलों पर जुर्माना व दंड लगाने का प्रावधान है उन अपराधियों को टिकट देने से रोकना। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबाउ नोटा व अन्य पुख्ता उपायों की व्यवस्था हो जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि का चुनाव न जीत सके। भविष्य में चुनावी प्रक्रिया ऑनलाइन व्यवस्था पर प्रारंभ करना। एन वोहरा समिति की रिपोर्ट का सार क्या है, ये है एन वोहरा समिति ने इसमें रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया था कि चुनावी जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से रोका जाए, जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कैसे रोका जाए। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की गंभीरता की जांच व पड़ताल व अध्ययन हेतु शासन द्वारा एन वोहरा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में माफिया नेटवर्क व समांतर सरकार चला रहा है। प्रशासनिक मशीनरी व राजतंत्र हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय मतदाता की उदासीनता, गंभीरता व भावशून्यता इसी प्रवृत्ति की अभिवृत्ति है। माफिया गिरोह को स्थानीय नेताओं से संरक्षण प्राप्त करने से उन्हें गैर कानूनी रूप से लाभ पहुंचाना आरंभ कर दिया है। कालांतर में माफिया राजनेताओं का द्विगठबंधन व त्रिगठबंधन में बदल गया है। पुलिस अपराध व राजनेताओं का गठजोड़ भारतीय राजनीति में दीमक की तरह चाट रहा है। सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार से निपटकर राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण को बचाना भारतीय चुनावी राजनीति की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यायपालिका, पुलिस, निर्वाचन आयोग, नौकरशाही की निष्पक्षता, जनता की चुनावी प्रक्रिया में ईमानदारी व सक्रिय भागीदारी से राजनीति में अपराधीकरण को कम किया जा सकता है। भ्रष्टाचार क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये थे अपराधीकरण को रोकने के उपाय। अब भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार, व्हाट इज द करप्शन? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जिसे वह खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार का अर्थ त्वरित कार्रवाई कर रंगे हाथों त्वरित कार्रवाई कर। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है? भ्रष्टाचार का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अथवा संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से परे जाकर अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति अथवा संगठन को लाभ पहुंचाने तथा बदले में धन व सुविधाएं प्राप्त कर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाए। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से चुनावों में व्यापारियों द्वारा लिए जाने वाले चंदे से आरंभ होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार हेतु धन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दल को अपने इस कार्य के लिए जो धन प्राप्त होता है वह बड़े औद्योगिक घरानों और व्यापारियों से मिलता है। इस प्रक्रिया के कारण चुनावों के पश्चात सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल व्यापारिक घरानों और संस्थानों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है और यही इससे आरंभ होता है भ्रष्टाचार की व्यवस्था। भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले खरीद, अनुदान, निर्माण, लाइसेंस, परमिट आवंटन, ऋण है, नियुक्तियां, स्थानांतरण देना आदि ये सभी इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टाचार के परिणाम क्या है? भ्रष्टाचार के परिणाम पर निगाहें डाली जाए तो अत्यंत भयावह और डरावने इसके नतीजे मिलते हैं। फर्स्ट क्या है? सार्वजनिक निर्माण पर घटिया स्तर का निर्माण होना। अनेक बार ये कार्य केवल कागजों में ही होकर रह जाता है भ्रष्टाचार के कारण। योग्य
व योग्य व निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाते। गरीब व्यक्तियों के जीवन को प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये इस तरीके से ये सारे कारण हैं, आप देख सकते हैं। इसमें चौथा है समाज में आर्थिक विषमता पनपती, जिससे अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जाती है। बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। आम आदमी का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है। उच्च स्तरों पर पनपने वाला भ्रष्टाचार निम्न स्तरों को कमज़ोर बना देता है। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या है? भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, जैसे भ्रष्टाचार निरोधक कानून सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस कानून को प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक कानून सौंपा गया है। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी होता है अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करते हैं और तुरंत कार्रवाई और रंगे हाथ उसे गिरफ्तार करते हैं तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाते हैं। भ्रष्टाचार इस प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सतर्कता आयुक्त प्रणाली भी लागू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को सतर्कता अधिकारी बनाया गया है। यह अधिकारी भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। इस संदर्भ में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। नागरिकों के द्वारा नागरिकों को सरकारी निर्माणों, प्रक्रियाओं और गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को तुरंत न्याय प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। अधिकांश मामले पारदर्शी हो। भ्रष्ट लोक सेवक को गलत तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति और कानूनी रूप से उन्हें जब्त कर लेनी चाहिए। ये सारे भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय हैं, आपको इनको पढ़ लेना है, ठीक है। उच्च स्तर पर उनके लिए निर्णय त्वरित नीचे तक पहुंचने चाहिए। सार्वजनिक महत्व के पदों पर संदिग्ध आचरण वाले लोक सेवकों को पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। बेईमानी सौदा निषेध अधिनियम 1988 को तुरंत तत्काल प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो ये सारे बिंदु हैं, आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए पढ़े। तो ये आपका चैप्टर जो था ये पूरा हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। तो अगला वाला वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है गठबंधन की राजनीति अगले वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। गठबंधन की राजनीति वाले वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।